नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें अपन बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा जो अपन ने पढ़ा था कल, यहाँ जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें ये सेकेंड यूनिट है, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था और बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन भी अपन ने देखी थी। उसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 3 के नाम से हमने दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, माना कि कैपिटल बी उन सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है जो 30 के भाजक है। पूर्णांक 30 के भाजक है। मैं लिखूंगा माना कि कैपिटल बी उन सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर का समुच्चय है जो 30 के भाजक है। जो 30 के डिविजन है तथा कैपिटल बी पर परिभाषित निश्चल संख्याएं प्लस वो दो निम्न प्रकार परिभाषित हैं तथा कैपिटल बी पर द्विचर संख्याएं प्लस बाय डॉट निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? ओवरऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए ए प्लस बी, अगर आपने कैपिटल बी के दो एलिमेंटों को जोड़ा, ए और बी को जोड़ा, तो सी आएगा। क्या आएगा? सी। लिख देते हैं वेयर सी है वो एलसीएम है किसका? ए और बी का एलसीएम है सी। और आपने ए और बी का गुणा किया तो क्या आएगा? डी आएगा। वेयर जो डी है वो एचसीएम एटम समापत्य है किसका? ए और बी का एटम समापत्य है। एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए, मतलब कैपिटल बी के अवयव ए बिलोंग्स टू बी के लिए जो ए डैश है, ए का जो पूरा होता है वो कैसे परिभाषित है? 30 अपॉन ए, 30 अक्षर में ए। तब सिद्ध करो कि बी प्लस डॉट डैश 01 होगा और ये बीजगणित होगा, या सीधा ही बता देते हैं। तब सिद्ध करो कि कैपिटल बी एक बूलियन होगा। वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, और करें इसको, बढ़े अपन आगे। चलो ठीक है। सबसे पहले तो ये जो दिया है उसके कोरस्पॉन्डिंग दोस्तों अपन संख्या सारणी बनाते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या बनाते हैं? अच्छा, संख्या सारणी बनाने से पहले अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। यहां कैपिटल बी के एलिमेंट लिखते हैं। भाई कैपिटल बी में वो सारे धनात्मक पूर्णांक जो 30 के बाद रहते हैं, 30 के बाद कितना होगी? 30 के जो भाजक है 1 2 3 5 1 2 3 5 6 10 और 15। बताओ एक क्या आपको 30 का भाजक हो सकता है क्या? 1 2 3 5 6 10 15। अच्छा वो 30 क्या है? सॉरी
30 का वर्ग। तो कैपिटल बी उन सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जो 30 के भाजक है, ये कैपिटल बी हो गया। अब बनाते हैं इनके लिए संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी आप देखना, वन टू थ्री फाइव, 1 2 3 5 6 10 15 और 13, 1 2 3 5 6 10 13, 1 2 3 5 6 10 15 और 13, 1 2 3 5 6 10 15 और 13, और यहाँ 1 को 1 में जोड़ो, 1 को 1 में जोड़ोगे तो 1 और 1 का जो एलसीएम है वो आएगा 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 को 5 में जोड़ने का मतलब है 1 और 5 का एलसीएम लेना है, 1 और 5 का एलसीएम 5, ये 6, ये 10, ये 15, ये 30, 2 और 1 का एलसीएम 2, ये 3, ऐसे आपको पूरी टेबल बनानी है 6 10 15 30, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 5 का एलसीएम 10, 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 और 10 का एलसीएम 10, 2 और 15 का एलसीएम 30, 2 और 30 का एलसीएम, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 और 10 का एलसीएम 30, 3 और 15 का एलसीएम 15, 3 और 30 का एलसीएम 30, ऐसे बनाते जाओ पूरा 10 15 5 30 10 15 30 6 6 30 6 30 30 30 10 30 10 6 और 10 का 30 10 10 और 15 का 30 और ये भी 30, 15 और 2 का 30, 15 15 15 और 6 का 30, 15 और 10 का 30, 15 और 15 का 15, ये 30 और 2 का 30, 30 30 30 30 30, मैं चेक कर लेता हूँ पहले सही किया है क्या। ये वीडियो हमने राइट किया है दोस्तों, आपको एलसीएम लेके इस प्रकार से ये जो टेबल बनानी है वो टेबल बनानी है। ये तो प्लस वाली टेबल, डॉट वाली टेबल में आपको लेना है एचसीएफ, डॉट वाली टेबल में आपको क्या लेना है एचसीएफ। तो डॉट 1 2 3 5 6 10 15 30, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब आपको इसका एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ किस प्रकार से लोगे आप देखना, एचसीएफ किस प्रकार से लोगे आप थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ, ओके। हाँ, तो थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती थी पहले, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ के बता दूंगा ये, ठीक है दोस्तों। भाई देखो क्वेश्चन दिया था बी उन सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है जो 30 के भाजक हैं, 30 के भाजक मैंने लिख लिए, और कैपिटल बी पे दो द्विचर संक्रिय प्लस और डॉट निम्न प्रकार परिभाषित है। ए प्लस बी करने से जो सी आ रहा है, सी क्या है ए और बी का एलसीएम, ए और बी को करने से जो डी आ रहा है डी है ए और बी का एचसीएफ, और ए का पूरक ए डैश है वो 30/a प्रकार से परिभाषित है। तो मैं इनकी टेबल बना रहा हूँ। देखो 1 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 1 और 1 का एलसीएम 1 होता है, तो यहाँ 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 5 का एलसीएम 5, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 और 10 का एलसीएम होता है वो 30 होता है। तो एलसीएम की टेबल बना लिया। आप एचसीएफ की टेबल बनाओ, तो 1 2 और 1 का एचसीएफ ये सारा 1,
ठीक है, ये भी 1। ये HCF ले रहे हैं ना, A और B का महत्तम समाप्रत्यय ले रहे हैं, तो उसकी टेबल बना रहे हैं। 2 और 2 का HCF 2, 2 और 3 का 1, 2 और 5 का 1, 2 और 6 का 2, 2 और 10 का 2, 2 और 15 का 1, 2 और 30 का 2। ये HCF का बिल्कुल सही है। 3 और 2 का HCF 1, 3 और 3 का 3, 3 और 5 का 1, 3 और 6 का 3, 3 और 10 का 1, 3 और 15 का 3, 3 और 30 का 3। ये भी ठीक है। अब 5 के लिए 5 और 2 का 1, 5 और 3 का 1, 5 और 5 का 5, 5 और 6 का 1, 5 और 10 का 5, 5 और 15 का 5, 5 और 30 का 5। ये भी बिल्कुल सही है। HCF ले रहे हैं, समझ जाओगे आप। 6 और 2 का 2, 6 और 3 का 3, 6 और 5 का 1, 6 और 6 का 6, 6 और 10 का 2, 6 और 15 का 3, 6 और 15 का 3, 6 और 30 का 6, 10 और 2 का 2, 10 और 3 का 1, 10 एंड 5 का 5, 10 एंड 6 का 2, 10 एंड 10 का 10, 10 एंड 15 का 5, 10 एंड 30 का 10, 15 एंड 2 का 1, 15 एंड 3 का 3, 15 एंड 5 का 5, 15 एंड 6 का 3, 15 एंड 10 का 5, 15 एंड 15 का 15, 15 एंड 30 का 15। चलो ये भी ठीक है। 30 का 30 और 2 का 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। मैं मैच कर लेता हूँ, अपन ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है क्या। आप भी देख लेना अपनी बुक में। इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने दूसरी टेबल बनाई है। अब एक पूरक वाली टेबल और बना देता हूँ मैं, A डैश वाली। और A डैश वाली टेबल बनाने के बाद में फिर इन तीनों टेबल्स की सहायता से अपन लिख देंगे। यहाँ बना देता हूँ ये, जैसे A और A डैश। A का मान 1, 2, 3, 6, 10, 15 और 30। अब A का मान अगर 1 है, A का मान 1 है तो A डैश का मान 30/1, 30, 30/2, 15, ये 10, ये 5, ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये टेबल बनाओ, फिर टेबल बनाने के बाद में अपन आगे की बात करेंगे। सबसे पहला काम ये है आपका टेबल बनाने का। इनको बनाओ और फिर अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। लिखिए आगे। अब क्वेश्चन उतार लेना। मैं इस साइड से हटा देता हूं। पहला है क्रम विनिमयता का नियम। आप देखो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बिल्कुल समान है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बिल्कुल समान है। ऐसे ही इसमें देख लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बिल्कुल समान है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहला जो नियम होता है वो नियम होता है क्रम विनिमयता। पहला जो नियम होता है वो होता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या लिखूंगा, प्रत्येक पंक्ति, जैसे इसको टेबल नंबर 1 दे दो, ये वाली तो है टेबल फर्स्ट, ये है टेबल सेकंड, ये वाली टेबल सेकंड गुणा वाली, और ये वाली है टेबल थर्ड। तो मैं लिखूंगा संक्रिया सारणी फर्स्ट व सेकंड से, मतलब फर्स्ट तो है जोड़ वाली और सेकंड ये से प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के सम्मित है। प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के सम्मित है, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ देख लो, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ देख लो, अर्थात
समुच्चय कैपिटल बी में, जो कैपिटल बी आपने लिया है, समुच्चय कैपिटल बी में योग व गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है। योग और गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है। दूसरा, बंटनता। बंटनता होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और बंटनता की बात करेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की, तो बंटनता में अपन देखेंगे कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, जैसे 3 एलिमेंट 5, 6 और 10 बिलोंग्स टू कैपिटल बी। एक बार तो 5 डॉट ए डॉट बी प्लस सी या ए प्लस 6, 5 डॉट या 5 प्लस 6 डॉट 10 निकालो, ठीक है। तो 5 प्लस 6 डॉट 10, 6 को 10 से डॉट करो, 6 को 10 से डॉट करोगे मतलब इनका आप महत्तम समापत्ति लोगे 2, और 5 में 2 जोड़ो मतलब 5 और 2 का एलसीएम लो, तो 5 में 2 जोड़ने से कितना आया, 10 आया, ठीक है। नाउ आप 5 प्लस 6 करो डॉट 5 प्लस 10 करो, 5 प्लस 6 का मतलब 5 और 6 का जो एलसीएम 30 इंटू 10 और 5 का एलसीएम 10, और 30 और 10 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 10। तो इन दोनों से मैं ये लिख सकता हूँ, इसलिए 5 प्लस 6 डॉट 10 बराबर 5 प्लस 6 डॉट 5 प्लस 10। तो a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी बराबर a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ऐसे ही वो अगला भी बता सकते हैं। तो ये बंटनता नियम हो गया। तीसरा नियम हो गया तत्समक अवयव का अस्तित्व है, आइडेंटिटी लॉ। तत्समक क्या हो गया, तत्समक में देखो दोस्तों, आप देखो कि ये जो लाइन है उसकी फोटोकॉपी कहाँ पे है, ये है, और इसके कोरस्पोंडिंग ये जो एलिमेंट होता है इसको तत्समक अवयव कहा जाता है। तो प्लस के लिए तत्समक अवयव तो 1 हो गया, और गुणा में ये लाइन है, इसकी फोटोकॉपी ये है, और इसके कोरस्पोंडिंग ये जो एलिमेंट है इसको गुणन तत्समक अवयव कहा जाता है। तो योज्य तत्समक अवयव तो 1 हो गया, और गुणन तत्समक अवयव कितना हो गया, 30। तो मैं क्या लिखूंगा, संक्रिया सारणी से योज्य तत्समक अवयव 1 तथा गुणन तत्समक अवयव 30 है। ये 3 नियम हो गए। अगला, चलो इसको उतारो। अब चौथा नियम पूरकता, और 5वां नियम 1 नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार के जो नियम होते हैं उनके बारे में अब अपन चर्चा करेंगे। चले आगे। चौथा होता है पूरकता नियम।
ए और ए डैश को जोड़ो, 1 और 30 को जोड़ोगे तो ए और ए डैश को जोड़ने से क्या आता है, 1 आता है। 1 का मतलब क्या है, ए और ए डैश को जोड़ने से क्या आता है, योज्य तत्समक अवयव आता है। सॉरी, ए और ए डैश को जोड़ने से, देखो पूरकता नियम अपन ने ये पढ़ा था कि भाई ए प्लस ए डैश बराबर तो होता है 1 और ए डॉट ए डैश बराबर होता है 0। अब इसके कोरस्पोंडिंग ए प्लस ए डैश बराबर तो होता है गुणन तत्समक अवयव, तो गुणन तत्समक अवयव कितना हो गया 30, और ए डॉट ए डैश बराबर होता है योज्य तत्समक अवयव, और योज्य तत्समक अवयव कितना है 1। तो अब देखो आप 1 प्लस 30 करो तो 1 और 30 का एलसीएम 30, 2 प्लस 15 करो, 2 प्लस 15 30, तो ये नियम दोनों सत्य हो रहे हैं। तो मैं इनको ये लिख सकता हूँ कि संक्रिया सारणी से, ये तीसरी संक्रिया सारणी थी ना, संक्रिया सारणी थर्ड से ए प्लस ए डैश बराबर तो हो गया, ए प्लस ए डैश बराबर हो जाएगा 30 बोल देना योज्य तत्समक अवयव, सॉरी ए प्लस ए डैश बराबर 30, और 30 क्या है, गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव, और ए डॉट ए डैश बराबर हो गया 1। आप 10 और 2 का आप जैसे 15 और 2 का आप HCF ले लो, 10 और 3 का ले लो, चाहे 6 और 5 का वो 1 आएगा, और 1 होता है योज्य तत्समक अवयव। तो a प्लस ए डैश करने से, तो दोस्तों a प्लस ए डैश करने से तो अपना गुणन तत्समक अवयव आना चाहिए, और a डॉट ए डैश करने से योज्य तत्समक अवयव आना चाहिए। और जो 5 प्रॉपर्टी है योज्य तत्समक अवयव नॉट इक्वल टू गुणन तत्समक अवयव, उसमें 1 नॉट इक्वल टू 0 था, तो 1 तो वहाँ पे गुणन तत्समक अवयव था और 0 योज्य तत्समक अवयव, और यहाँ पे 13 है गुणन तत्समक अवयव और जो 1 है वो योज्य तत्समक अवयव। तो इस प्रकार से अपन ने ये कर दिया है 1 नॉट इक्वल टू 30। तो आप इस एग्जाम्पल को देखना और अपन अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे। जैसे अपने को परिभाषित करके दिया था वैसे मैंने बता दिया इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताना दोस्तों, वरना फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। चले, चलो ठीक है। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 4, वो तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, द्वैतता आ गई ना, इसकी परिभाषा के बारे में अपन बात करते हैं। चलो हटाता हूं मैं इसको। अगली परिभाषा है ड्यूलिटी, द्वैतता। ड्यूलिटी जिसको कहा जाता है द्वैतता। द्वैतता क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर मान लो बूलिय बीजगणित में जैसे कोई भी बूलिय व्यंजक दिया हुआ है, आगे बूलिय व्यंजकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अगर किसी भी बूलिय व्यंजक में प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, 0 को 1 से, 1 को 0 से व्यक्त कर दिया जाए तो जो नया व्यंजक होता है वो दिए गए व्यंजक का द्वैत व्यंजक कहलाता है। लिख देते हैं ये परिभाषा, आज तक तो पूछी नहीं गई लेकिन फिर भी लिख लो। यदि किसी बूलिय बीजगणित में यदि किसी बूलिय बीजगणित कैपिटल बी में
किसी बूलियन व्यंजक में, किसी बूलियन व्यंजक में यदि किसी बूलियन बीजगणित कैपिटल बी में किसी बूलियन व्यंजक में प्लस को डॉट के द्वारा, डॉट को प्लस के द्वारा, प्लस को डॉट के द्वारा, डॉट को प्लस के द्वारा, 1 को 0 के द्वारा, 1 को 0 के द्वारा व 0 को 1 के द्वारा व 0 को प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, 1 को 0 से और 0 को 1 के द्वारा व्यक्त किया जावे, व्यक्त किया जावे, तब प्राप्त व्यंजक, तब प्राप्त व्यंजक दिए गए व्यंजक का द्वैत कहलाता है। द्वैत कहलाता है। मान लो कोई बूलियन बीजगणित में कोई भी व्यंजक दिया है तो आप उसमें प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, 1 को 0 से और 0 को 1 से रिप्लेस करने के बाद में जो व्यंजक प्राप्त होता है वो दिए गए व्यंजक का द्वैत कहलाता है। जैसे एग्जांपल, फाइंड ड्यूल ऑफ a प्लस बी का डैश बराबर a डैश डॉट b डैश। तो सॉल्यूशन इसका बनेगा, रिप्लेस प्लस, प्लस को तो डॉट से एंड डॉट को किससे, प्लस से, इसलिए ये बना a डॉट b का डैश बराबर a डैश और डॉट को प्लस से। ये जो बना दिए गए व्यंजक, दिए गए व्यंजक, भाई इस व्यंजक में जो प्लस था उसको डॉट से और डॉट को प्लस से, दिए गए व्यंजक का ड्यूल कहलाता है, ड्यूल कहलाता है। ये दिए गए व्यंजक का ड्यूल कहलाता है। चलो ठीक है, आप इस डेफिनेशन को उतारिए। ड्यूल की जो डेफिनेशन है, एक और है इसमें ड्यूलिटी प्रिंसिपल, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। द्वैतता सिद्धांत, ठीक है। तो इसको हटा दूं क्या, फिर मैं इसको हटा देता हूं, फिर आगे अपन ड्यूलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। इनको लिखते जाना, और ये जो मैं भी करवा रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियोस को। और जो मैं ये जो भी करवा रहा हूँ वो फिर अपनी ऑफलाइन क्लासेज में दोबारा नहीं होगा, तो मैं पहले बता देता हूँ इनको ध्यान से, एक एक चीज़ को डेली की डेली पढ़ो आप। देखो, ड्यूलिटी प्रिंसिपल, द्वैतता सिद्धांत, द्वैतता सिद्धांत, ड्यूलिटी PLE, ड्यूलिटी प्रिंसिपल।
क्या होता है, यदि किसी बूलिय बीजगणित में, देखो बूलिय बीजगणित के 5 नियम पढ़े थे ना कल। B1 बूलिय बीजगणित का पहला नियम होता है क्रमनियमता नियम, दूसरा बंटनता, तीसरा तत्समक, चौथा जो था पूरकता और पांचवा था 1 नॉट इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा यदि किसी बूलिय बीजगणित में कथन ए, कथन मान लो या साध्य मान लो, पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, स्टेटमेंट को साध्य कहा जाता है। यदि किसी बूलिय बीजगणित में कथन ए को बूलिय बीजगणित के अभिगृतों यदि किसी बूलिय बीजगणित में कथन ए को बूलिय बीजगणित के अभिगृतों कौन कौन से, B1 से B5, 5 थे ना अभिगृत है। यदि किसी बूलिय बीजगणित में कथन ए को बूलिय बीजगणित के अभिगृतों B1 से B5 के द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है तो ए के ड्यूल मतलब द्वैत व्यंजक, तो ए के ड्यूल को भी इन्हीं अभिगृतों के द्वारा, इन्हीं अभिगृत मतलब है ये जो 5 अभिगृत हैं B1 से B5, इन्हीं अभिगृतों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। यह द्वैतता सिद्धांत कहलाता है। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी मान लो बूलिय बीजगणित है और बूलिय बीजगणित में कोई भी कथन या साध्य है ए या कोई भी व्यंजक है ए, अगर उस व्यंजक को बूलिय बीजगणित के जो 5 अभिगृत थे ना B1 B2 B3 B4 B5, अगर उन 5 अभिगृतों के द्वारा उस बूलिय व्यंजक को सिद्ध किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है, तो उस व्यंजक का जो ड्यूल होता है, जो ए का ड्यूल होता है, उस ड्यूल को भी इन 5 अभिगृतों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर जैसे कोई भी अपना, जैसे अभी मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश डॉट b डैश है। अगर मान लो बूलिय बीजगणित के 5 अभिगृतों के द्वारा इसको व्युत्पन्न किया जा सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है, तो इसका जो ड्यूल होता है a डॉट b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, इसके इस ड्यूल को भी बूलिय बीजगणित के 5 अभिगृतों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। और यही अपना क्या कहलाता है, ड्यूलिटी प्रिंसिपल कहलाता है, यही अपना द्वैतता सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों इसको उतारो और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ये अपना ड्यूलिटी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब एक थ्योरम है भाई, आसान सी थ्योरम है ये तो। चलो बता देता हूँ, इसके 3 पार्ट हैं। साथ के साथ में करते जाना इनको।
थ्योरम क्या, कोई मतलब वाली थ्योरम नहीं है, एग्जाम में तो आएगी नहीं। चलो ठीक है, यदि b प्लस डॉट डैश 0 1, यदि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है, एक बूलियन बीजगणित है, तो अगर b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है तो पहला कैपिटल B में योज्य तत्समक अवयव, कैपिटल B में योज्य तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। योज्य तत्समक अवयव क्या होता है? अद्वितीय होता है। कैपिटल B में योज्य तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। दूसरा, कैपिटल B में गुणन तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। योज्य तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, गुणन तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। और जो तीसरा है, कैपिटल B में प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। ये तीन चीजें सिद्ध करनी है। कैपिटल B में योज्य तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, कैपिटल B में गुणन तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, और कैपिटल B में प्रत्येक अवयव का जो पूरक होता है वो भी क्या होता है? अद्वितीय होता है। दोस्तों बहुत ही आसान है अपना, इसको सिद्ध करेंगे। अब 1 बाय 1 इसको सिद्ध करते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, तो एक एक को समझते हुए चलते हैं अपन। ठीक है, प्रूफ। चलो ठीक है, सबसे पहले दिया गया कि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। दिया गया है कि कैपिटल B एक बूलियन दिया गया है कि कैपिटल B एक बूलियन बीजगणित है, और योज्य तत्समक अवयव को यूनिक बनाना है, अद्वितीय बताना है, तो आप 2 योज्य तत्समक अवयव मान लो। जैसे योज्य तत्समक अवयव को 0 से दर्शाया जाता है बूलियन बीजगणित में, तो आप 0 1 और 0 2 दो अलग अलग मान लो, फिर दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे, तो अपन बता देंगे कि भाई बूलियन बीजगणित में जो योज्य तत्समक अवयव होता है वो हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। दिया गया है कि B एक बूलियन बीजगणित है, यदि संभव हो तो माना कैपिटल B में 2 योज्य तत्समक अवयव दो योज्य तत्समक अवयव 0 1 व 0 2 है। भाई योज्य तत्समक अवयव वैसे तो 0 होता है, लेकिन आपने 0 1 और 0 2 मान लिया, 2 अलग अलग योज्य तत्समक अवयव मान लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि 0 1 को तत्समक
भाई अब इन दोनों में एक को तो एलिमेंट मान लो, दूसरे को आइडेंटिटी मान लो। यदि 0 1 को तत्समक है, वह 0 2 को कैपिटल बी का एलिमेंट ले। यदि 0 1 को तत्समक, वह 0 2 को एलिमेंट ले, तब देखना आपने 0 2 को तो एलिमेंट माना है और 0 1 को तत्समक माना है, 0 1 को तत्समक माना है। तो बताओ एलिमेंट के अंदर तत्समक जुड़ता है तो बताओ क्या आता है? एलिमेंट ही आता है, एलिमेंट ही आता है। अरे जैसे ए एलिमेंट है, ए में 0 जोड़ा तो ए आया, इसका मतलब 0 तो तत्समक हो गया, ए एलिमेंट हुआ। तो आपने 0 2 को तो एलिमेंट माना है, 0 1 को तत्समक माना है, तो एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी बराबर क्या होता है? एलिमेंट। ओके, और इसी चीज़ को क्रम विनिमयता के नियम से, भाई बूलिया बीजगणित के एलिमेंट और बूलिया बीजगणित में प्लस के लिए क्रम विनिमय होता है, तो इन दोनों को 0 1 को आगे और 0 2 को पीछे भी लिख सकते हैं। इसको मान लिया इक्वेशन 1। पुनः अब 0 1 को तो आप मान लो, अब की बार 0 2 को तत्समक और 0 1 को एलिमेंट मान लो। पुनः यदि 0 2 को तत्समक है, पुनः यदि 0 2 को तत्समक है, वह 0 1 को एलिमेंट माने तो 0 2 को तत्समक मान लिया और 0 1 को क्या मान लिया आपने? एलिमेंट। तो देखो एलिमेंट प्लस तत्समक, ये तत्समक है, एलिमेंट प्लस तत्समक बराबर बताओ क्या होता है? एलिमेंट होता है। और ये क्रम विनिमयता के नियम से 0 2 को आगे और 0 1 को पीछे किया और इक्वेशन 2 लिख दिया। कहने का मतलब एक बार तो 0 1 को तत्समक, 0 2 को एलिमेंट माना, फिर 0 2 को तत्समक और 0 1 को एलिमेंट माना। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। 0 1 बराबर 0 बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि योज्य तत्समक अवयव अतः स्पष्ट है कि योज्य तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। भाई 0 1 और 0 2 आपने अलग अलग तत्समक अवयव माने थे और दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई ये जो योज्य तत्समक अवयव होता है वो बताओ क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है भाई। ऐसे ही अपन गुणन तत्समक अवयव की बात करेंगे और अपन जानते हैं कि भाई गुणन तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है? गुणन तत्समक अवयव होता है वो 1 होता है। तो आप दो अलग अलग गुणन तत्समक अवयव लेके चलना और दोनों को क्या बता देंगे? दोनों को अपन बराबर बता देंगे। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन सेकंड पार्ट का प्रूफ करेंगे। ओके दोस्तों, चले आगे। चलो ठीक है, अब इसे कि मैं करेक्शन करूंगा। मैं दिया गया है कि बी एक बूलिया बीजगणित है, यदि संभव हो तो माना बी में 2 गुणन तत्समक अवयव, दूसरा बता रहा हूं तो यहाँ पे 2 गुणन तत्समक अवयव। और गुणन तत्समक अवयव बताओ क्या होता है? जैसे ए एलिमेंट है, ए को किससे गुणा करो कि वापस ए आ जाए? 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो जो 1 होता है वो गुणन तत्समक अवयव होता है। तो मैंने मान लिया 1 1 और 1 2, ये 2 गुणन तत्समक अवयव माने।
दो भिन्न, यहाँ पे भिन्न भिन्न भी शब्द जोड़ देना, दो भिन्न गुणन तत्समक अवयव ये है। अगर 1 1 को तो तत्समक मानो आप और 1 2 को एलिमेंट मानो, तो देखना एलिमेंट और तत्समक, तो बताओ क्या आता है, एलिमेंट आता है। और इनको क्रम विनिमयता के नियम से 1 1 1 2 कर देना, या 1 की जगह आई से दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन टू और 1 1, अब की बार 1 1 को तो एलिमेंट माना है और 1 2 को तत्समक माना है, तो एलिमेंट तत्समक से बताओ क्या आता है, एलिमेंट, और इन दोनों को क्रम विनिमयता नियम से अगर आगे पीछे करें तो ये कर दिया। अरे आप इसको कंफ्यूज मत हो ना, 1 1, ये 1 और 2 तो मतलब है 1 का पहला मान 1 और दूसरा मान 2, इनको अलग अलग लिखने के लिए दर्शा रखा है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो गया, मतलब 1 1 बराबर कितना हो गया, 1 2 हो गया। स्पष्ट है कि गुणन तत्समक अवयव भी क्या होता है, अद्वितीय होता है। इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट का प्रूफ हो गया। तो योज्य तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, गुणन तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब तीसरा मैं बता दूंगा, 1 1 और 1 2, ठीक है। एक बार इसको तत्समक, इसको एलिमेंट, तो एलिमेंट और तत्समक से एलिमेंट आ गया। एक बार इसको तत्समक, इसको एलिमेंट। उतारो भैया आपको तो पूरा उतारना है ये सेकंड वाला पार्ट, करो सब लोग। तो भिन्न भिन्न माने थे और सेम आ गए। ठीक है। अब तीसरा सिद्ध करें, बी के प्रत्येक अवयव का जो पूरक होता है वो भी क्या होता है भाई, अद्वितीय होता है। बी के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। ठीक है। तीसरा, प्रत्येक अवयव के पूरक को अद्वितीय बताना है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ए कोई एलिमेंट ले लेता हूं, उसका पूरक बी और सी मान लेता हूं, तो लास्ट में बी बराबर सी बताना है। माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी के यदि संभव हो तो मान लो जो ए है वो बूलियन बीजगणित का जो एलिमेंट ए है, बूलियन बीजगणित कैपिटल बी का ए एलिमेंट है, उसके संभव हो तो दो भिन्न भिन्न पूरक बी व सी हैं। दो अलग अलग मैंने पूरक कितने मान लिए, बी और सी। और अद्वितीय बताने के लिए बताओ आपको क्या बताना है, बी बराबर सी बताना है। चलो ये हो गया। मान लो बूलियन बीजगणित का कोई एलिमेंट ए है, उसके दो अलग अलग पूरक आपने बी और सी मान लिए, तब बूलियन बीजगणित के अभिगृहीतों से बताओ, ए का पूरा का आपने बी माना तो ए प्लस बी बराबर 1 और उसको बी प्लस ए भी लिखा जाता है, और ए डॉट बी बराबर होता है 0। अरे ये पढ़ा था ना, ए प्लस ए डैश बराबर होता है 1, ए प्लस ए डैश बराबर 1 और ए डॉट ए डैश बराबर 0, वही तो लगा रहा हूँ। ए का पूरक 1 और उसको बी डॉट ए भी लिख सकते हैं क्रम विनिमयता नियम से। ठीक है।
इसी प्रकार ए का पूरक आपने सी माना है तो ए प्लस सी बराबर 1, उसको सी प्लस ए भी लिख सकते हो क्रम विनिमयता से। और ए का पूरक सी है तो ए डॉट सी बराबर 0 और उसको सी डॉट ए भी लिख सकते हो। ये तो पूरक की लिखा है भाई, पूरक में पढ़ा था अगर ए का पूरक ए डैश है तो ए प्लस ए डैश बराबर तो होता है 1 और ए डॉट ए डैश बराबर होता है 0। नाउ बी बराबर सी लाना है, बी बराबर बी डॉट 1 लिख दो, कोई ऑब्जेक्शन है? बी बराबर क्या लिख दिया? बी डॉट 1, बी डॉट 1 और 1 की जगह इसका यूज करो, 1 की जगह आप ए प्लस सी लिख दो, 1 की जगह लिख दो आप ए प्लस सी। जैसे इसको डाल दो 1, इसको डाल दो 2, इसको डाल दो 3, इसको डाल दो 4, तो ये लिख दिया यूजिंग 3। भाई 3 का यूज करते ही तो अपने 1 की जगह ए प्लस सी लिखा है। अब बंटनता नियम क्या होता है? बंटनता नियम होता है उसको बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ये कौन सा नियम है भाई? बंटनता नियम अपन ने पढ़ा था ना। और बी डॉट ए का मान 0 प्लस बी डॉट सी यूजिंग 2, भाई 2 से बी डॉट ए की जगह 0 लिख दिया। अब 0 की जगह बताओ, 0 की जगह ए डॉट सी लिख सकते हैं यानी इक्वेशन 4 से 0 की जगह कितना लिख दो? ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी यूजिंग 4 से 0 की जगह ए डॉट से लिख दिया। ठीक है, यहाँ से फिर से बंटनता लगाओ तो ए प्लस सी, ए प्लस बी और डॉट सी को बाहर निकाल लिया। कौन से नियम से? बंटनता नियम से। भाई बंटनता से सी को बाहर निकाल लिया। और ए प्लस बी की जगह कितना रख दो? ए प्लस बी की जगह 1 रख दो, तो ये बना 1 डॉट सी यूजिंग इक्वेशन 1। और 1 डॉट सी बताओ किसके बराबर होता है? सी के बराबर। मैं देख लेता हूँ दोस्तों ये सारा का सारा फ्रेम में आ पा रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल आ पा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या किया भाई, ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी के मैंने 2 पूरक मान लिए। अतः स्पष्ट है कि लास्ट में ये लिख दूंगा, अतः है स्पष्ट है कि बी बराबर सी। और लास्ट में ये लाइन लिख देना, अतः प्रत्येक अवयव का जो पूरक होता है वो क्या होता है? अद्वितीय। आपने 2 पूरक माने थे, अतः प्रत्येक अवयव का पूरक, अतः बूलियन बीजगणित के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। बूलियन बीजगणित के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। तो आपने ए के 2 पूरक माने बी और सी, आपने बी बराबर सी बताना था, ये पूरक की कंडीशन लिखी है। बी बराबर बी डॉट 1 लिखा, फिर इक्वेशन 1 से ए डॉट सी लिखा, बंटनता नियम लगाया। बी डॉट ए की जगह आपने 0 लिखा इक्वेशन 2 से, फिर 0 की जगह आपने भाई सी लाना था ना लास्ट में, उसको अपने दिमाग में रखते ए डॉट सी फुट गया, फिर बंटनता नियम लगाया, ए प्लस बी की जगह 1 और 1 डॉट सी आ गया, तो बी बराबर सी आ गया। इस प्रकार से दोस्तों आज अपन ने पहले तो 2 एग्जाम्पल किए, फिर मैंने द्वैतता की परिभाषा बताई, फिर द्वैतता का जो ड्यूलिटी प्रिंसिपल है वो बताया, और ये 3 इस थ्योरम के ये 3 रिजल्ट हैं कि जो बूलियन बीजगणित कैपिटल बी में जो योज्य तत्समक अवयव होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो यूनिक होता है, गुणन तत्समक अवयव होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो भी यूनिक होता है, और तीसरा है कि भाई प्रत्येक एलिमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो पूरक होता है वो भी अद्वितीय होता है। तो आप दोस्तों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। और ये जो मैटर मैं करवा रहा हूँ वो फिर ऑफलाइन क्लासेज में नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा, तो आप इसको रोज़ डेली के डेली पढ़ो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।